everyone, this is CACS Tejal Kataria and with lots of energy we are going to start with today's session. आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 of BCK, that is Organization Facilitating Business. In this we have funding and non-funding institution. ये जितने भी फंडिंग नॉन फंडिंग या रेगुलेटरी बॉडीज है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है. इसमें बहुत सारी टेक्निकल या यू कैन से कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द लॉट्स ऑफ एनर्जी एवरीवन. सबसे पहले तो ध्यान से समझना कि फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है. ऐसा सिस्टम जो कि एक अरेंजमेंट करेगा जिससे बिजनेस आसानी से आप कर सको. दिस इज नथिंग बट फैसिलिटेटिंग बिजनेस. अब इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे. Which one of the following considered as a point of contact ऐसा बोलेंगे और नीचे 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन में देंगे. फ्रेट फॉरवर्डर, उसके बाद बिजनेस इंक्यूबेटर, बिजनेस फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मर्चेंडाइजर, ये सारी चार ऑप्शंस देंगे और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा आपको क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है. तो सबसे और प्लस ये जो चार कॉन्सेप्ट है इन चारों पे भी अलग अलग एमसीक्यू आ सकता है. तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिजनेस जो हेल्प करता है उसमें सबसे पहला उन्होंने दिया है फ्रेट फॉरवर्डर. फ्रेट फॉरवर्डर इज नथिंग बट व्हाट कि एक मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक प्रोड्यूसर होता है, वहां से लेके जो कस्टमर का पॉइंट है या मार्केट पॉइंट है या जो भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पर अगर आप शिपमेंट प्रोवाइड करते हो, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हो तो फिर आप उसको फ्रेट फॉरवर्डर बोलोगे. सो बेसिकली लॉजिस्टिक जो है वो आपने लॉजिस्टिक का सर्विस देना फ्रॉम मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू टू द कस्टमर और मे बी टू द मार्केट. द सेकेंड आता है बिजनेस इंक्यूबेटर. बिजनेस इंक्यूबेटर इज नथिंग बट ये एक यंग बिजनेसेस जो पोटेंशियल रखते हैं ग्रो करने का, उनको हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सर्विसेज. उसके बाद जो तीसरा आता है वो है फाइनेंशियल कंसल्टेंट. फाइनेंशियल कंसल्टेंट का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियली या फिर डोमेस्टिक, फॉरेन या डोमेस्टिक आपको गाइडेंस देगा रिलेटेड टू फाइनेंस. लॉन्ग टर्म आपने लोन लेना है या शॉर्ट टर्म लेना है या आपके फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, ये सारे डिसीजंस जो देता है वो होता है फाइनेंशियल कंसल्टेंट. एंड लास्ट होता है मर्चेंडाइजर जो कि आपको बेसिकली हेल्प करता है सारे बिजनेस प्रोसेसेस में फ्रॉम योर बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू योर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. तो ये चार होते हैं जो होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. उसके बाद जो अगला आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर, जिसमें आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था वो कौन से साल में आया था. तो वो था 1956. अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे 1951 से एंड सेकंड 5 ईयर प्लान जब आया था 1956 में, उस वक्त तो बहुत ज्यादा फोकस किया था इंडस्ट्री पे. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो आया था वो 1956 में आया था. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना. एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था 1991 में जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था. उसके बाद कुछ फंडिंग नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे जिसमें से सबसे पहला आप सबको ऑलरेडी पता है जो कि है आरबीआई. अब ये जो पैराग्राफ है ये आपके एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं जिसको मैंने एक टाइमलाइन में डाला है. ओके, तो सबसे पहले आरबीआई एक्ट जो आया था, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में. उसके बाद आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 में. उसके बाद जो सेंट्रल ऑफिस था आरबीआई का वो कैलकाटा में पहले था, फिर वो शिफ्ट हुआ 1937 में इन मुंबई एंड 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था. आपको पता नहीं होगा तो आरबीआई जो है वो इंडिया का मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पहले पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक हुआ करता था और अब वो उसको नेशनलाइज कर दिया था 1949 में. तो ये बेसिकली आपको आरबीआई के रिलेटेड जो भी टाइमलाइन है या जो ईयर्स है वो याद रखने हैं. 4 साल आपको ये सारे याद रखना जरूरी है. कौन से साल में क्या हुआ था किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है. ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो. मैं बोलूंगी कि स्क्रीनशॉट की बजाय आपके नोट्स में लिख के रख दिया तो ज्यादा बेटर होगा. उसके बाद जो अगला आता है वो है रोल ऑफ आरबीआई. आरबीआई क्या क्या करता है. सबसे पहले तो समझो ये एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन है. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. तो दैट इज नथिंग बट आरबीआई. ये 1 मार्क एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा ये एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है.
जिनको वो मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का। इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम में जो जो डेवलपमेंट लाना है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट को ऑर्गेनाइज करना हो, इन्फ्लेशन को ऑर्गेनाइज करना हो, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को चैनलाइज करना हो, ये सारे रोल्स जो है वो आरबीआई के हैं। जितना भी मैंने हाईलाइट किया है वही एमसीक्यू बनेगा आपका एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। उसके बाद जो अगला है फंक्शंस, ये जो था वो रोल्स ऑफ द आरबीआई था। अब फंक्शंस को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी। ये हम बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं कि आरबीआई जो है इसके एक लौता जो इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी नोट को इशू करता है या प्रिंट करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई होता है। बट एक्सेप्ट अदर देन 1 रुपी कॉइन एंड नोट्स, एग्जाम में ये आ सकता है 1 रुपी कॉइन एंड नोट्स ये जो है वो कौन प्रिंट करता है या कौन मैन्युफैक्चर करता है, या जो भी उनकी अथॉरिटी किसके पास है, तो वो अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है। अदर देन दैट बाकी सारी की सारी अथॉरिटी आरबीआई के पास है। तो इशू ऑफ करेंसी पहला। दूसरा आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके जो भी एक्सचेंजेस या रेमिटेंस होते हैं, रेमिटेंस इज नथिंग बट जो लेन देन वाला जो कारोबार होता है वो सारा का सारा कौन करता है, स्टेट बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट के लिए कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके साथ साथ इट मैनेजेस द पब्लिक डेट ऑल्सो एंड इश्यूज द न्यू लोन बाय इंश्योरिंग द लोन ऑपरेशंस प्रॉपर्ली। इसके साथ साथ ये ऑपरेट करते हैं गिल्ट एज मार्केट में, जो कि गिल्ट एज मार्केट इज नथिंग बट बेसिकली ट्रेजरी मार्केट की बात हो रही है। तो ये आरबीआई का काम है, ट्रेजरी बिल्स पे वो काम करते हैं, जिससे जो मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है उनको हटाने के लिए ये ट्रेजरी बिल्स में काम किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी एडवांसेस होते हैं, रीपेबल जो भी होते हैं, उसको गाइडेंस देना, ये इस तरीके की सारी बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीजों को गाइड करना गवर्नमेंट को कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके साथ साथ बैंकर्स बैंक होता है। जैसे हर बैंक, देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑलरेडी है, लेकिन उसके साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑलरेडी है, बट उसके साथ साथ आरबीआई, ये जितने भी बैंक्स है उन सारे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन से साल में आया था, तो 1949 में आया था। आरबीआई 1934 में आया था एक्ट। उसके बाद तो इन सारे बैंक्स को हेल्प कौन करता है, तो आरबीआई करता है। इसके बाद जो अगला है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व। बेसिकली देखो ये जो हेड्स है ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लस जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, वो सारी चीजें आपको एग्जाम में आ सकती है। बाकी सारी चीजें जो लिखी हुई है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी अगर आपको समझ जाए, मतलब ऑन द स्पॉट भी क्वेश्चन आ भी गया फिर भी समझ जाता है, इतना ईजी है। तो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, जो मेंटेन करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर भी, वो सारा का सारा मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहना चाहिए, क्या हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जो भी नॉर्म्स है क्या वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो व्हाट यू कैन से फंक्शन होता है आरबीआई का। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इज नथिंग बट जो सीआरआर, मॉनेटरी पॉलिसीज अगर आपको याद होगा जो आप लोगों ने सीखे थे आपके 11-12 स्टैंडर्ड में, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे जो भी आपके टूल्स हैं इनके थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जाता है जो भी लोन इकोनॉमी में दिया जा रहा है, या फिर उसकी वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो या डिफ्लेशनरी सिचुएशन हो, कैसे सिचुएशंस क्रिएट होती है उसको देख के आपके जो भी ये मॉनेटरी टूल्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट यू कैन कंट्रोल द लोन जो भी मार्केट में दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परचेसिंग पावर अफेक्ट होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट ऑफ कंट्रोल्स। दिस इज नथिंग बट मॉनेटरी पॉलिसीज के होते हैं। क्वालिटेटिव कंट्रोल्स जो होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक, यू कैन से स्पेसिफिक सेक्टर को अफेक्ट करते हैं, एंड क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो होल ऑफ इंडिया या होल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो अगला आता है वो है प्रमोशनल फंक्शंस। प्रमोशनल जो भी नाबार्ड, एग्जिम बैंक, जो भी अच्छे मतलब प्रमोशनल एक्टिविटीज जो भी होती है उसको हेल्प करने के लिए होता है आरबीआई। एंड कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, आरबीआई के वेबसाइट पे जाओगे तो अलग से एक टैब है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें बहुत सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है जो आपको मिलेगा, या जिसको पढ़ के आपको इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगे। इसके साथ साथ ये तो हो गया बेसिक फंक्शन ऑफ आरबीआई फॉर द एंटायर इकोनॉमी। बट बिजनेस से पर्सपेक्टिव से दो रोल्स है, वन इज करेंसी पॉलिसी, द सेकंड इज क्रेडिट पॉलिसी। द करेंसी पॉलिसी इज नथिंग बट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है उसका जो मेंटेन करना है, $1 = 70, $1 = 80, या जो भी
ये पाउंड के साथ हो गया या यूरोस के साथ हो गया, जो भी हमारा कनेक्शन है, जो भी एक्सचेंज रेट है, उसमें कहीं ना कहीं आरबीआई का अपना रोल होता है। वो करेंसी पॉलिसीज होते हैं जिससे वो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। एंड उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी में देखो यहाँ पर लिखा है सीआरआर, एसएलआर। अब ये हर एक जो सीआरआर, बैंक रेट, एसएलआर, रेपो रेट, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, बट अलोंग विद दैट फिर भी मैं अभी थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे ये टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी बात, एग्जाम जब भी आपका है 30 तारीख को आपका पेपर होगा, उससे एक दिन पहले ये जरूर देख के जाना आरबीआई के वेबसाइट पे कि सीआरआर, करंट सीआरआर, एसएलआर के रेट्स क्या है, एक बार देख के जरूर जाना। अगर कोई बहुत ही मतलब जानबूझ के अगर पेपर को डिफिकल्ट लेवल उसको सेट करना होगा तो मे बी करंट सीआरआर, एसएलआर वो पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। मेरे जैसा होगा तो पक्का पूछेगा, बाकियों का पता नहीं, बट हाँ, तो ये एक बार जरूर देख के जाना। अब उसमें क्या क्या होता है ध्यान से समझो। सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है जहां पर जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो भी कमर्शियल बैंक्स होती है, वो लोन लेता है आरबीआई से, दैट इज नथिंग बट बैंक रेट। वो जिस रेट पे आपको, जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलता है वो होता है बैंक रेट। अब अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा है और आपको कम करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने क्या करना चाहिए, आपने एक्सपेंसेस, आपने जो लोन है उसको महंगा करना है। अगर लोन महंगा करना है तो कमर्शियल बैंक को भी लोन महंगा दो, तो आरबीआई जो है वो बैंक रेट बढ़ा देगा, जिससे कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड देन कमर्शियल बैंक से जो पब्लिक के पास पैसा जाएगा एज अ लोन, उसका भी इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा, जिससे लोन जो अमाउंट जो पब्लिक जो लेगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्सेस पैसा है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सीआरआर, एसएलआर, ये सारे टूल्स वर्क करते हैं। दूसरी बात, जो 1% होता है वो 100 बेसिस पॉइंट के बराबर होता है। एग्जाम में इसके बेस्ड क्वेश्चन आता है कि देखो फॉर एग्जांपल 7.75% है और आरबीआई बोलता है हमने 25 बेसिस पॉइंट से जो है वो रेट कम कर दिया है, बैंक रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है, तो 25 बेसिस पॉइंट इज नथिंग बट 0.25 से, दैट इज 7.5 कर दिया है। सो 7.75 माइनस 0.25 इज 7.5। तो एग्जाम में आपको ये जरूर पूछते हैं कि 1 बेसिस पॉइंट के बेसिस पे अगर आप बोला कि 25 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है तो कितना हुआ, ये एग्जाम में आता है। तो प्लीज ध्यान रखना कि बेसिस पॉइंट इज नथिंग बट 0.25%। 1 बेसिस पॉइंट इज नथिंग बट 0.01%। तो इसके बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सीआरआर, एसएलआर, उसके साथ साथ बैंक रेट, रेपो रेट, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। सीआरआर, एसएलआर इज नथिंग बट काइंड ऑफ रिजर्व्स होते हैं जो आरबीआई, जो स्टैट्यूटरी, जो भी कमर्शियल बैंक्स होती है वो खुद के पास प्लस आरबीआई के पास रखता है। तो ये बेसिक हो गया आपका। इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बैंक रेट एक बताया उन्होंने, बैंक रेट को ही डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, एग्जाम में आ सकता है। बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो एबीसी डिस्काउंट रेट, वन ऑफ द ऑप्शन विल बी डिस्काउंट रेट, तो वो ध्यान रखना। उसके साथ साथ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट काफी इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट का मतलब होता है द रेट एट विच द बैंक बोरोज द मनी फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट प्लेजिंग एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पर ध्यान से समझो, कमर्शियल बैंक, यहाँ पर भी कमर्शियल जो बैंक होती है वही आरबीआई से लोन लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, इस रेपो रेट में यहाँ पर सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी यहाँ पर गिरवी रखनी पड़ती है। बैंक रेट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में ऐसा होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स जो है वो आरबीआई के पास अपना जो एक्सेस पैसा होता है वो रख देता है, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो यहाँ पर लिखा है देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय आरबीआई टू कीप द सरप्लस फंड्स व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल विद कमर्शियल बैंक्स, दिस इज नथिंग बट रेपो रेट। तो बेसिकली बैंक रेट एंड रेपो रेट का डिफरेंस, एक तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का होता है कि जो रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म पर्पज से होता है, ओवरनाइट लोन भी इसको बोल सकते हो आप। लेकिन जो, और दूसरा पॉइंट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ती है, लेकिन बैंक रेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है इंडिया का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये एक लाइन है जो आपको पता होना चाहिए। ये एक लाइन पे एमसीक्यू आ सकता है, ये कुछ ने एक वर्ड दिया हुआ है उन्होंने दूसरे लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं है बस, बाकी और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सब कुछ आप चैनलाइज कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो बाय फॉर्मिंग अ फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट, मर्चेंडाइज, डिजिटल पेमेंट, जब कार्ड स्वाइप होता है, ये सारी चीजों के बीच में एक आरबीआई का कहीं ना कहीं सिस्टम या कंट्रोल अवेलेबल होता है। तो इसी के साथ हमारा आरबीआई का रिवीजन यही खत्म होता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है सेबी, दूसरा रेगुलेटर हम जो डिस्कशन
में ले रहे हैं वो है सेबी, जो कि कंप्लीटली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट है। आरबीआई बोलोगे तो हमेशा बैंकिंग से रिलेटेड जब भी कभी कोई वर्ड दिखता है तो समझ जाने का आरबीआई बेस्ड क्वेश्चन है। अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो समझ जाना कि सेबी से है, सेबी से रिलेटेड। अब यहाँ पर ये जो 2-3 पैराग्राफ है, इन सारे 2-3 पैराग्राफ को मैंने एक सम अप किया हुआ है। सबसे पहला जो आपको समझना है, टाइमलाइन समझना है सेबी का, जो कि है 1947 में कैपिटल ऑफ इश्यू कंट्रोल एक्ट आया था, 1947 में आया था, उसको रिपील कर दिया गया था एंड 1988 में सेबी को एस्टेब्लिश किया था। 12 अप्रैल 1988 जो है उस डेट पे सेबी को एस्टेब्लिश किया था एंड सेबी को एक्ट के अंडर पावर दिया गया था 1992 में, 30 जनवरी 1992। तो ये बेसिक हमेशा याद रखना कि कब आया, कब पावर दिया। बच्चा क्या करता है 1992 सेबी भी एस्टेब्लिश हुआ 1992 या 1988 में ही सब कुछ टिक कर देता है। तो पावर 1992 है लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ईयर इज 1988। 1947 में वो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट आया था, उसको रिपील करके सेबी आया था। उसके बाद हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये ध्यान रखना, या मेन ब्रांचेस कहाँ है। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, बांद्रा कुर्ला में, उसके बाद नॉर्दर्न में न्यू दिल्ली, ईस्टर्न में कोलकाता, साउदर्न में चेन्नई एंड वेस्टर्न में अहमदाबाद में रिस्पेक्टिव उनके रीजनल ऑफिसेस भी है, जो कि बहुत ही आपको एग्जाम में आ सकता है कि वेस्टर्न एरिया में कहाँ पर ऑफिस है, या मे भी पूछेंगे कि नॉर्दर्न एरिया में कहाँ पर ऑफिस है, तो आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली या जो भी रिस्पेक्टिव है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। इसके बाद जो अगला है क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकता है कि बोर्ड कैसा कैसा होगा। आई होप सो आपने ये शॉर्ट में आपके बुक के साइड पे ये वाला एक कांड, ये टाइमलाइन कहीं ना कहीं लिख के रखा होगा। देखो यहाँ पर आपको जो जितनी भी चीजें मैंने लिखी हुई है वो आपको ध्यान से करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप तुक्का नहीं मार सकते, ना आपका लॉजिक लगा सकते, ना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के आपको आंसर आएगा। आपको कहीं ना कहीं आंसर पता होना चाहिए तभी आप आंसर लिख पाओगे। उसके बाद जो अगला है वो बोर्ड कैसा होता है सेबी का, सेबी में कौन कौन लोग आते हैं। तो सबसे पहला एक चेयरपर्सन होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। उसके बाद एक आरबीआई का पर्सन होगा जो आरबीआई ने नॉमिनेट किया है। उसके बाद 2 अलग और मेंबर्स होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लोग होंगे वहां से नॉमिनेट किया होगा। अगेन ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगा। एंड लास्ट 5 डायरेक्टर्स होंगे। उन 5 में से 3 जो डायरेक्टर होंगे वो होल टाइम होंगे, 2 जो होंगे वो जो बचे हुए मतलब एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी होल टाइम, जो बचे हुए 2 होते हैं वो पार्ट टाइम आपके डायरेक्टर होंगे, मेंबर होंगे। तो ये लेकिन इन लोगों को भी नॉमिनेट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आरबीआई वाला बंदा छोड़ के, जो आरबीआई वाला बंदा है वो छोड़ के बाकी सबको नॉमिनेट करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है। कितने लोग हो गए साथ में, तो एक बार बताओ। पहला तो चेयरपर्सन हो गया एक, उसके बाद 2 और मेंबर्स हो गए मिनिस्ट्री वाले, एक आरबीआई वाला मेंबर हो गया एंड 5 मेंबर्स हो गए, जिसमें से 3 आपके होल टाइम रहेंगे, 2 पार्ट टाइम रहेंगे। तो ऐसे 8 लोगों का टीम होगा सेबी का, बोर्ड का, ये उन्होंने बताया। इसके साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सेबी में कौन कौन से लोग होते, कौन कौन पार्टिसिपेंट है सेबी में। एक तो इशूअर जो भी सिक्योरिटी इशू करने वाला है, इन्वेस्टर, और जो भी इंटरमीडियरी है। उसके बाद जो 3 फंक्शंस है सेबी के, ये एग्जाम में ये 3 भी आ सकता है। क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी का मतलब होता है कि एज गुड एज, मतलब कंप्लीट, नॉट होली बट पार्ट ऑफ इट। मतलब क्या कि क्वाजी लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेटिव बॉडीज को जैसे अथॉरिटी होता है वैसे सेबी को भी होगा। ये जुडिशियल बॉडी होता है, जैसे कि सेबी ने ऑर्डर कर दिया कि इतना पेनल्टी भरना है तो भरना पड़ेगा, जैसे कोर्ट डायरेक्ट करता है वैसे। तो क्वाजी जुडिशियल भी है, क्वाजी लेजिस्लेटिव भी है एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव भी है। उसके बाद जो अगला है वो है पावर्स। पावर्स में बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूव करना। बायलॉज इज बेसिकली द रूल्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो उनको अमेंड करना, नया लेके आना, इंस्पेक्शन करना, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का, तो कुछ कंपनीज को जो भी उनके शेयर्स है उनको लिस्ट कराने के लिए उनको गाइड करना, ये सारे काम होते हैं सेबी के। ये पढ़ना है, पढ़ना नहीं पढ़ा तभी भी ठीक है। उसके बाद जो अगला तीसरा इंस्टीट्यूशन है वो है सीसीआई, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें 2 इंपॉर्टेंट जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वन इज व्हाट इज डायरेक्ट कंपटीशन, द सेकंड इज व्हाट इज इनडायरेक्ट कंपटीशन। जो डायरेक्ट कंपटीशन है, डायरेक्ट कंपटीशन मतलब जो जहां पर एक दूसरे के अगेंस्ट आप कॉम्पीट कर रहे हो, दैट इज डायरेक्ट कंपटीशन। एंड दूसरा होता है जैसे मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग हो गया, या जो बर्गर वाले हैं वो मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, या पेप्सी कोक, ये सारे क्या है, ये डायरेक्ट कंपटीशन वाले लोग हैं। लेकिन वही इनडायरेक्ट कंपटीशन भी होता है। इनडायरेक्ट में क्या हो गया, जहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट है, भले वो डायरेक्ट नहीं है, जैसे
ओला उबर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, लेकिन वही ओला एंड रैपिडो आर दी क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये डायरेक्ट नहीं होगा लेकिन हाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट जरूर है, इनडायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे हैं। या फिर रेस्टोरेंट वर्सेस मैकडोनल्ड्स, ये डायरेक्टली भले ही ना करे कंपटीशन एक दूसरे के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ये कुछ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन का मतलब पता होना चाहिए, एग्जाम्पल समझने चाहिए आपको। इसके बाद जो बेनिफिट्स आपको होंगे कि इनोवेशन आएगा, इंक्रीज एफिशिएंसी होगी, ये कुछ बेनिफिट्स आपको देखना है तो देखो, नहीं तो फिर ये जरूर करके जाना कि इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या होता है, डायरेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कंपटीशन एक्ट आया था, कंपटीशन यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटरी बॉडी है, वो आने से पहले क्या क्या चीजें हुई थी वो देख लो। जो एमआरटीपी एक्ट है वो आया था, मतलब एमआरटीपी इज नथिंग बट जो मोनोपोलीज को रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका फुल फॉर्म भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, मोनोपोलीज ट्रेड एंड रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस, ऐसा कहीं तो मिल जाएगा। तो वो एमआरटीपी एक्ट था, ये ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फुल फॉर्म बता देना एमआरटीपी का। तो मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट आया था 1969 में। उसके बाद कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में, एंड कंपटीशन एक्ट के तहत जो 14 अक्टूबर 2003 को सीसीआई को एस्टेब्लिश किया था, उस एस्टेब्लिशमेंट में 7 लोग थे। जब हम सेबी देख रहे थे तब 8 लोग थे, यहाँ पर 7 लोग हैं। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, इसमें एक चेयरपर्सन होगा और 6 अलग मेंबर्स होंगे। वो कौन होंगे, कैसे, वो लिखा हुआ नहीं है, आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में नहीं लिखा है, तो आप भी इतना ही ध्यान रखना। तो आपको क्या याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना है कि 1969, फिर 2002, फिर 2003, 14 अक्टूबर 2003 जब आया था सीसीआई। सीसीआई में कितने लोग आए थे, 7 लोग हैं। अब सीसीआई में जो 7 लोग हैं, अब कंपटीशन बेसिकली कंपटीशन एक्ट में इंक्लूड क्या क्या है, जैसे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट या डोमिनेटिंग पोजीशन को क्रिएट करना, मतलब कोई मोनोपोली क्रिएट कर रहा है या कोई कंपटीशन में अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो ये सारी चीजों को कवर किया है कंपटीशन एक्ट 2002 में। इसके बाद बेसिकली ये रोल है, कुछ कंपटीशन एक्ट क्या करता है, अभी आप ठीक से देखोगे तो ये एक ही बार पढ़ा तभी भी सफिशिएंट है, इसमें अब टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं तुम्हारे पास। देखो एक बार समझो कि प्रोटेक्ट करेंगे इन्वेस्टर का, कैपिटल कंपटीशन मार्केट में ध्यान रखेंगे, एडवर्स कंपटीशन पार्टिसिपेंट जो है वो उन पे ध्यान रखेंगे। तो कंपटीशन वर्ड आते से ही तुमको समझ जाना चाहिए कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड है। अभी इसमें कॉमन सेंस है, रट्टा मारने वाली तो बातें है नहीं, तो इसलिए एक बार ये रीड कर दोगे मोर देन सफिशिएंट है। जाने से एक कुछ टाइम पहले भी रीड कर लोगे, बहुत हो गया ये। अदरवाइज इसमें वही है, सारी कंपटीशन हर जगह पे आपको वो दिखेगा ही दिखेगा। इसके बाद तो इसी के साथ कंपटीशन में जो इतना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। कंपटीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही था जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ये जो मैंने आपको समझाया है सिर्फ ये पार्ट इंपॉर्टेंट था कंपटीशन का, जो आपको कंपलसरी करके जाना है, बाकी आप कॉमन सेंस से भी ऑन द स्पॉट कर सकते हो। उसके बाद अगला आता है, अगले इस पे आते हैं, अगला है IRDAI, यस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो प्लीज फुल फॉर्म को इग्नोर मत करना, बच्चा यूजुअली करके जाता है। बट हाँ, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी इज नथिंग बट कोई एक्ट के अंडर जब कोई इंस्टीट्यूशन फॉर्म होता है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में डील करता है। अब ये जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ या जो भी टाइमलाइन इसका इंपॉर्टेंट है वो भी अगेन मैंने आपको लिख के दिया है। जो IRDAI एक्ट आया था वो आया था 1999 में। उसके बाद यूपी जिसमें ये लिखा था कि जो फॉरेन इक्विटी है इंश्योरेंस सेक्टर में वो 26% ही होगा। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था एक बिल 2013 में, जो कि 2014 में पास हुआ, एंड उसके तहत जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें 49% फॉरेन इक्विटी को अलाउ किया था। 100% ऐसे हर जगह पे अलाउ नहीं है, कहीं 26% है, कहीं 49 है, कहीं 75 है, कहीं 100 है। इट डिपेंड्स कौन से सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर वाला कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। बट हाँ, ये स्पेसिफिकली इंश्योरेंस से रिलेटेड है। पहले 26 था, उसके बाद 49 हुआ 1999 के बाद डायरेक्टली 2014 में। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन आने के चांस है। उसके बाद उनका जो मिशन स्टेटमेंट है वो देख लेना, बट इसमें अगेन वही है कि इंटीग्रिटी होगा, ये क्लेम इंश्योरेंस फंड्स को मैल प्रैक्टिशन तो नहीं कर रहे। इंश्योरेंस से वर्ड पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस वर्ड दिख गया कि समझ जाना ये मिशन स्टेटमेंट इंश्योरेंस कंपनीज का है। उसके बाद जो ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ IRDAI है वो सेक्शन 14 में दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्लीज इसको इग्नोर नहीं करना। वो डायरेक्टली पूछ लेते क्वेश्चन कि लॉ में तो नहीं पूछते, इधर आके पूछ लेते कि कौन से सेक्शन में पावर्स एंड फंक्शन दिए हुए हैं IRDAI के,
तो जो कि है सेक्शन नंबर 14, ये ध्यान रखना, सेक्शन 14 ये याद रखना हमेशा अच्छे से। उसके बाद ये क्या क्या पावर्स दिए हैं वो एक बार रीड कर लेना, अगेन इंश्योरेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस के कैसे क्या होगा सारी चीजों पे, उस पे बेस्ड है। उसके बाद ये सारा रिपीट है टेलीकास्ट यहाँ पर, जो भी आपका पूरा नीचे टेबल दिया हुआ है इसमें बस ये जो क्या बोल सकते हो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स है, देखो एमआरटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। वैसे ही इससे पहले यहाँ पर क्या था, कंट्रोलर ऑफ कमीशन, मतलब सीसीआई आने से पहले क्या था, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट था। यहाँ पर रिजर्व बैंक होली ओन्ड हुआ, नेशनलाइज हुआ 1949 में। उसके साथ साथ यहाँ पर आईआरडीएआई से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट्स थे जो डील कर रहे थे उनका उन्होंने दिया है। एग्जाम में भी आ सकता है कि कौन कौन से, जनरल बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में आया था, तो एग्जाम में आ सकता है कि कौन से साल में आया था, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद कौन से सेक्टर को ये टारगेट करते हैं कि आरबीआई जो है वो मनी मार्केट को एंड मनी मार्केट को टारगेट करता है, सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट को टारगेट करता है। ये सारा जो उसके बाद जो तीसरा है वो है सीसीआई कंपटीशन से रिलेटेड नॉन फाइनेंशियल मार्केट को, एंड इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस मार्केट को टारगेट करेंगे। उसके बाद कोई लेटेस्ट लैंडमार्क कुछ आया है तो ये डिनोमिनेशन गया था, डिमोनेटाइजेशन आया था उसके बारे में है, एलओडीआर 2015 में आया था, सीसीआई ने कुछ किया है, आईआरडीआई ने, ये इतना कुछ रिलेवेंट नहीं है, आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा। उसके बाद बात करेंगे फंडिंग एंड फंडिंग इंस्टीट्यूशंस की, इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना। इस पे मैंने देखा है एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आता है, बहुत नंबर ऑफ ईयर्स पे भी फुल फॉर्म मतलब ईयर पे भी क्वेश्चन आता है। तो 1948 में आया था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज आईएफसीआई। कब आया था? 1948 में आया था। 1955 में आया था आईसीआईसीआई, दैट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड 1964 में आया था इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर इंडस्ट्रियल है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज है। मेरे जैसा होगा तो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया करके डालेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसीआई, ICICI is industrial credit, industries development is IDBI 1964, 1948, 55, 64 लाइन में लिखा है। उसके बाद ये जो ICICI एंड IDBI है वो बैंकिंग कंपनीज बन गई, हम सबको पता है, एंड IFCI एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको साइड पे लिख के रखना कहीं ना कहीं, जिससे आपको हेल्प होगा। इसके बाद जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें सबसे बड़ा नाम जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है नाबार्ड का। नाबार्ड बेसिकली एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को लेके काम करता है, जहां पर मोर देन 4000 ऑर्गेनाइजेशन का मोर देन 4000 ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया हुआ है। और नाबार्ड जो काम करेगा ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, अभी आपको वर्ड समझ जाएंगे, अभी इधर स्टॉक मार्केट का तो वर्ड डालेंगे नहीं नाबार्ड के इधर, तो आपको समझ जाएगा ना कि ये नाबार्ड से रिलेटेड वो सारी चीजें बता रहे हैं कि कौन कौन से काम करेगा, वो प्रोजेक्ट करेगा, रीफाइनेंसिंग करेगा, हेल्प करेगा, ये सारी चीजें। उसके बाद जो नाबार्ड है, ये रीफाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू द, ये जो है, ये जो उन्होंने लिखे हैं आरआरबीज, सीबीज, एससीबीज, एससीआरबीज, ये सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फुल फॉर्म वाइज इंपॉर्टेंट है। तो एआरडीबीज का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। दूसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तीसरा है रीजनल रूरल बैंक्स। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन जो भी आरबीआई ने अप्रूव किए। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ये भी एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं। इसके साथ साथ ये एक बहुत फेवरेट होता है कि नाबार्ड ऑल्सो नोन एज एसएचजी बैंक लिंक्ड प्रोग्राम। एसएचजी इज नथिंग बट सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, मतलब क्या, जो रूरल एरियाज में जो छोटे छोटे लेवल पे जो काम करते हैं वो सब साथ में आके काम करते हैं, तो उसको एसएचजीज बोलते हैं। तो एसएचजीज लिंक प्रोग्राम भी नाबार्ड में होता है। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें रिपीट है, ये किया नहीं किया तो अभी भी ठीक है, ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो जो जो मैंने हाईलाइट किया है, स्टार मार्क करवाया है, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ना नहीं। बाकी तो जितना भी मैं बाकी तो सारा कॉमन सेंस से आपको समझ जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला यूनिट का, ये वाला चैप्टर का रिवीजन यहीं पर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए, जो कि होगा चैप्टर नंबर 4 of BCK. Till then, take care. Bye bye. Keep revising, keep studying, and don't give up this time. All the best.